दोस्तों, दुनिया में चल रहे तमाम तरह के वैश्विक युद्धों और तनावों के बीच जहां बड़े बड़े देश अपनी ताकत दिखाने में लगे हैं, वहीं हमारे पड़ोसी देश नेपाल ने भारत के साथ एक ऐसी बचकानी हरकत कर दी है जिसने खुद उसी के पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। यह वही नेपाल है जो सदियों से भारत के साथ रोटी बेटी का रिश्ता रखता आया है, लेकिन हाल के दिनों में वहां की राजनीति ने कुछ ऐसी करवट ली कि उन्होंने भारत के साथ पंगे लेना शुरू कर दिया। नतीजा, आज नेपाल खुद ही अपनी खोदी हुई खाई में गिरता चला जा रहा है। नेपाल सरकार ने कुछ समय पहले एक ऐसा फैसला लिया था जिसने सीमा पर रहने वाले आम लोगों और व्यापारियों की कमर तोड़ दी। उन्होंने भारत से महज 100 रुपये से अधिक का सामान लाने पर भंसार यानी सीमा शुल्क कस्टम्स ड्यूटी लगाने का नियम बनाया। उन्हें लगा था कि इससे वो अपनी तिजोरी भर लेंगे, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। नेपाल के अपने ही लोग अपनी सरकार के इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और भारत के साथ सदियों पुराने व्यापारिक रिश्तों में कड़वाहट आने लगी। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने नेपाल की हुकूमत को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। काठमांडू के सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। खबर यह है कि भारतीय सामान पर भारी टैक्स लगाने के इस सेल्फ गोल के बाद नेपाल के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र वीरगंज बॉर्डर पर हालात बेकाबू हो चुके हैं। एक ही जगह पर 600 से ज्यादा कंटेनर्स फंस गए हैं। व्यापार पूरी तरह ठप होने की कगार पर है और नेपाल की इकोनॉमी क्रैश होने के कगार पर पहुंच गई है। लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। असली झटका तो अब लगा है। भारत ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने नेपाल के दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। भारत ने ऐलान कर दिया है कि साल 2026 की कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होने जा रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार चीन भी भारत के इस फैसले में उसके साथ खड़ा है। यानी जिस रास्ते को लेकर नेपाल सालों से छाती पीट रहा था, अब उसी रास्ते पर भारत और चीन मिलकर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। नेपाल का वो एक फैसला अब उसकी अर्थव्यवस्था के लिए अभिशाप बन चुका है। लिपुलेख, आस्था का रास्ता और नेपाल का सिरदर्द। चलिए अब इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं कि आखिर नेपाल ने ऐसी कौन सी गलती की और भारत ने कैसे उसे उसकी औकात दिखाई है। दरअसल भारत और नेपाल के बीच रिश्तों की गर्मी तब से कम होने लगी जब नेपाल ने कुछ विवादित इलाकों पर अपना हक जताना शुरू किया। भारत ने हमेशा शांति का रास्ता अपनाया, लेकिन नेपाल की बालेंद्र सरकार ने इसे भारत की कमजोरी समझ लिया। उन्होंने लिपुलेख और काला पानी जैसे क्षेत्रों पर हास्यास्पद दावे किए। भारत ने इन दावों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप अपने मिशन पर लगा रहा। अब भारत सरकार की ओर से इस साल की कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो आधिकारिक ऐलान हुआ है, उसने नेपाल के होश उड़ा दिए हैं। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि यह यात्रा कुमाऊं के रास्ते पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे और सिक्किम के नाथुला दर्रे से होकर गुजरेगी। ये खबर नेपाल के लिए किसी बुरे सपने जैसी क्यों है? क्योंकि लिपुलेख वह इलाका है जिसे नेपाल अपना हिस्सा बताता रहा है। उसने तो अपने नए नक्शे और 100 रुपए के नोट पर भी इसे अपना क्षेत्र दिखा दिया था। लेकिन अब जब भारत और चीन मिलकर इसी लिपुलेख दर्रे से यात्रा और व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, तो नेपाल के उन फर्जी दावों की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल गई है। जून से अगस्त 2026 के बीच चलने वाली इस यात्रा में करीब 1000 भारतीय श्रद्धालु हिस्सा लेंगे। सोचिए, जब एक तरफ भारत अपने नागरिकों को वहां से यात्रा कराएगा और दूसरी तरफ चीन उसे पूरा सहयोग देगा, तो नेपाल के विरोध की आवाज कौन सुनेगा? ये भारत की एक ऐसी रणनीतिक चोट है जिसे नेपाल आने वाले कई दशकों तक नहीं भूल पाएगा। सुगौली संधि का सच और नेपाल का भ्रम। अब बात करते हैं उस विवाद की जड़ की जो सालों से दोनों देशों के बीच फंसी हुई है। इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है साल 1816 की सुगौली संधि से। उस समय ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच एक समझौता हुआ था जिसमें काली नदी को दोनों देशों के बीच की सीमा माना गया था। सुनने में तो ये बहुत सीधा सा लगता है, लेकिन असल पेंच इस नदी के स्रोत यानी इसके शुरुआती पॉइंट को लेकर है। नेपाल का दावा है कि ये नदी लिम्पियाधुरा से निकलती है, जो लिपुलेख दर्रे के उत्तर पश्चिम में है। इस हिसाब से नेपाल कहता है कि काला पानी और लिपुलेख उसके हैं। वहीं भारत का पक्ष ऐतिहासिक तथ्यों और जमीनी हकीकत पर आधारित है। भारत कहता है कि नदी का असली स्रोत काला पानी गांव के पास के झरने हैं, जिससे ये पूरा क्षेत्र उत्तराखंड का हिस्सा बन जाता है। नेपाल ने बीते सालों में इस मुद्दे को लेकर काफी शोर मचाया। केपी शर्मा ओली की सरकार के समय से ही नेपाल में एक अजीब सा राष्ट्रवाद उबल रहा है जो सिर्फ भारत के विरोध पर टिका है। उन्होंने चीन की शह पर भारत को आंखें दिखाना शुरू किया था।
लेकिन अब वक्त बदल चुका है। 2026 का भारत अपनी सीमाओं को लेकर बहुत स्पष्ट है। भारत ने सिर्फ ये नहीं कहा कि लिपुलेख उसका है, बल्कि वहां शानदार पक्की सड़कें बना दी ताकि श्रद्धालुओं और सेना को कोई दिक्कत न हो। अब भारत ने न केवल यात्रा बल्कि इसी रास्ते से चीन के साथ व्यापार भी फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। यानी अब जून 2026 से यहाँ ट्रकों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। नेपाल के लिए ये किसी तमाचे से कम नहीं है, क्योंकि उसकी संप्रभुता के दावों के बीच भारत और चीन ने एक नया बिजनेस और रिलीजियस रूट तैयार कर लिया है। काठमांडू में हड़कंप, एक्सपर्ट्स की चेतावनी। नेपाल के भीतर से अब खुद उसकी सरकार के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। वहां के जो एक्सपर्ट्स हैं वो अब अपनी ही सरकार को कोस रहे हैं। काठमांडू पार्टी के संस्थापक और जाने माने विश्लेषक रोशन खड़का ने तो यहां तक कह दिया कि नेपाल को अब लिपुलेख में अपनी सीमा शुल्क चौकी, कस्टम्स पोस्ट स्थापित करनी चाहिए। उनका कहना है कि अगर भारत और चीन वहां से व्यापार और यात्रा जारी रखते हैं तो नेपाल का दावा सिर्फ कागजों पर रह जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या नेपाल में इतनी हिम्मत है कि वो वहां जाकर अपनी चौकी बना सके? भारत ने जिस तेजी के साथ वहां इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, उसे देखते हुए नेपाल के पास अब चिल्लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। नेपाल के प्रधानमंत्री, जो मार्च में ही सत्ता में आए हैं, उनके लिए यह स्थिति आग के दरिया को पार करने जैसी है। एक तरफ घरेलू दबाव है कि भारत के खिलाफ कड़ा रुख अपनाओ, और दूसरी तरफ हकीकत यह है कि नेपाल की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। अगर भारत ने अपनी सीमाएं और सख्त कर दी तो नेपाल में खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छूने लगेंगे। पहले ही वीरगंज बॉर्डर पर 600 कंटेनर्स के फंसने से वहां हाहाकार मचा हुआ है। नेपाल की जो इकोनॉमी पहले से ही वेंटिलेटर पर थी, उसे भारत से सामान लाने पर लगाए गए टैक्स ने और ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। व्यापारी परेशान हैं, जनता गुस्से में है और सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। चीन का डबल गेम नेपाल को दिया बड़ा झटका। हमें यह भी समझना होगा कि इस बार चीन का रुख नेपाल के लिए सबसे बड़ा सदमा है। सालों से नेपाल ये सोचकर बैठा था कि जब भी भारत के साथ कोई विवाद होगा तो बीजिंग उसके पीछे खड़ा होगा। लेकिन अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त नहीं होता। चीन को पता है कि भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते और कैलाश मानसरोवर जैसे सांस्कृतिक सेतु उसके लिए भी अहम है। चीन द्वारा भारत को सहयोग देना यह साबित करता है कि अब वो भी लिपुलेख को भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र के रूप में स्वीकार कर रहा है। यह नेपाल की उस विदेश नीति की विफलता है जो प्लेइंग द चाइना कार्ड, यानी चीन का डर दिखाकर भारत से लाभ लेने की कोशिश करती थी। अब वो कार्ड पूरी तरह से फेल हो चुका है। चीन अब नेपाल की छोटी मोटी राजनीति के चक्कर में भारत जैसे बड़े बाजार से पंगा नहीं लेना चाहता। 2026 तक वैश्विक समीकरण बदल चुके हैं। चीन को अपनी डूबती इकोनॉमी को बचाने के लिए भारत के साथ व्यापारिक सहयोग की जरूरत है। यही वजह है कि जब भारत ने लिपुलेख के रास्ते यात्रा का प्रस्ताव रखा तो चीन ने तुरंत हामी भर दी। नेपाल इस समय उस बच्चे की तरह महसूस कर रहा है जिसे उसके बड़े भाई ने बीच सड़क पर अकेला छोड़ दिया हो। चीन का यह कदम नेपाल के उन नेताओं के लिए एक सबक है जो सोचते थे कि वो भारत को ब्लैकमेल कर सकते हैं। भारत ने अपनी नीति साफ कर दी है, नेबरहुड फर्स्ट, पड़ोसी पहले। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कोई भी पड़ोसी देश भारत की जमीन पर अपना हक जताए और भारत चुप रहे। लिपुलेख के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा का शुरू होना करोड़ों भारतीयों के लिए आस्था का विषय है। भारत सरकार ने इस रास्ते को सुगम बनाकर यह संदेश दे दिया है कि श्रद्धालुओं को अब नेपाल के रास्ते या कठिन चढ़ाई के जरिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे सीधे भारत की सड़कों से होते हुए भगवान शिव के धाम पहुंच सकेंगे। यह न केवल उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास में भी मील का पत्थर साबित होगा। लिपुलेख दर्रे तक बनी ये पक्की सड़क भारत की इंजीनियरिंग का चमत्कार है। बीआरओ, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने जिन दुर्गम पहाड़ों को काटकर ये रास्ता तैयार किया है, वहां कभी पैदल चलना भी मुश्किल था। अब वहां भारतीय सेना की गाड़ियां और श्रद्धालुओं की बसें दौड़ेंगी। ये सड़क सीधे तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, तिबेट ऑटोनोमस रीजन की सीमा तक जाती है। भारत का यह कदम सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। इससे भारतीय सेना की पहुंच चीन सीमा तक बहुत आसान हो गई है। नेपाल इसी बात से डरा हुआ है कि अब उस इलाके में भारत का नियंत्रण और भी मजबूत हो गया है। बालेंद्र सरकार की नाकामी और जनता का गुस्सा। नेपाल की बालेंद्र सरकार को अब यह समझना होगा कि खोखले दावों से पेट नहीं भरता। भारत के सामानों पर टैक्स लगाकर उन्होंने अपनी ही जनता को महंगा सामान खरीदने पर
मजबूर कर दिया। नेपाल के लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि जिस भारत ने भूकंप के समय सबसे पहले मदद भेजी, जो भारत हर मुश्किल में खड़ा रहा, उसके साथ बेवजह दुश्मनी क्यों? आज नेपाल के बॉर्डर ट्रेड पॉइंट्स पर जो सन्नाटा है, वो नेपाल की गलत नीतियों की गूंज है। वीरगंज में फंसने वाले कंटेनर्स सिर्फ लोहे के डिब्बे नहीं हैं, वो नेपाल की डूबती हुई उम्मीदें हैं। अगर वहां की सरकार ने समय रहते अपनी गलती नहीं सुधारी, तो वो दिन दूर नहीं जब नेपाल की इकोनॉमी पूरी तरह कोलैप्स हो जाएगी। नेपाल में महंगाई दर 2026 की शुरुआत में ही 12% को पार कर गई है। आम आदमी के लिए 1 किलो दाल खरीदना भी मुश्किल होता जा रहा है। सरकार को लगा था कि सीमा शुल्क से जो पैसा आएगा उससे वो देश चलाएंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि जब व्यापार ही रुक जाएगा तो टैक्स कहां से आएगा। ये एक ऐसा इकोनॉमिक सुसाइड है जिसे नेपाल के इतिहास में सबसे बड़ी गलती माना जा रहा है। बालेंद्र सरकार इस समय चारों तरफ से घिरी हुई है। एक तरफ भारत का दबाव, दूसरी तरफ चीन का धोखा और तीसरी तरफ अपनी ही जनता का विद्रोह। भारत ने 2026 की इस यात्रा के जरिए ये भी दिखा दिया है कि हिमालय की ऊंचाइयों पर अब किसका बोलबाला है। लिपुलेख दर्रा सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये भारत की संप्रभुता का प्रतीक है। भारत और चीन के बीच जून 2026 से शुरू होने वाला व्यापार इस पूरे क्षेत्र की जियोपॉलिटिक्स को बदल कर रख देगा। नेपाल जो अब तक खुद को एक अहम ट्रांजिट पॉइंट समझता था, अब उसे लगने लगा है कि वो इस पूरी गेम से बाहर होता जा रहा है। भारत ने बिना किसी शोर शराबे के नेपाल को उसकी हरकतों का जवाब दे दिया है। अब गेंद नेपाल के पाले में है, या तो वो हकीकत स्वीकार करे और भारत के साथ मिलकर चले, या फिर इसी तरह काल्पनिक नक्शों और बचकाने टैक्स नियमों के जाल में फंसकर खुद को तबाह कर ले। लिपुलेख वह स्थान है जहां भारत, तिब्बत और नेपाल की सीमाएं मिलती हैं। रणनीतिक रूप से यह दर्रा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह गंगा के मैदानों को सीधे तिब्बत के पठार से जोड़ता है। प्राचीन काल से ही यह व्यापारिक मार्ग रहा है। भारत ने इस मार्ग को फिर से जीवित करके यह साबित कर दिया है कि वो अपनी पुरानी विरासत को वापस लेने के लिए तैयार है। नेपाल का विरोध अब केवल एक राजनीतिक शोर बनकर रह गया है, जिसकी आवाज पहाड़ों की चोटियों तक भी नहीं पहुंच पा रही है। भारत ने साफ कर दिया है कि जो देश भारत की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेगा, भारत उसके साथ हर कदम पर खड़ा रहेगा। लेकिन जो देश भारत की सीमाओं के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा, उसे इसी तरह की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती और आर्थिक झटकों का सामना करना पड़ेगा। नेपाल के लिए ये एक वेकअप कॉल है। उन्हें समझना होगा कि भारत उनका दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे बड़ा शुभचिंतक है, बशर्ते वो अपनी राजनीति में भारत विरोध का मसाला डालना बंद करें। नेपाल के भीतर जो इस समय राजनीतिक अस्थिरता है, वो भी इस विवाद को और हवा दे रही है। वहां के नेता अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अक्सर भारत विरोधी कार्ड खेलते हैं, लेकिन इस बार काठमांडू की जनता ही उनकी इस चाल को समझ चुकी है। सीमा शुल्क के नियमों को आसान बनाने का फैसला भी इसीलिए लिया गया क्योंकि सरकार को डर था कि कहीं जनता बगावत न कर दे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था। लिपुलेख के रास्ते मानसरोवर यात्रा की शुरुआत अब एक अटल सच्चाई है। नेपाल के युवाओं में भी अब अपनी सरकार के खिलाफ गुस्सा है। वे देख रहे हैं कि कैसे भारत तेजी से विकास कर रहा है और नेपाल पुरानी संधियों और नक्शों के विवाद में फंसा हुआ है। 2026 का युवा रोजगार चाहता है, अच्छी सड़कें चाहता है और बेहतर जीवन चाहता है। उन्हें लिपुलेख के विवाद से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क पड़ता है वीरगंज बॉर्डर पर फंसे उन कंटेनर्स से जिनमें उनकी खुशियां बंद हैं। नेपाल की सरकार अगर इस गुस्से को नहीं पढ़ पाई तो वहां एक बड़ी राजनीतिक क्रांति होने से कोई नहीं रोक सकता। इस यात्रा के दौरान उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जो रौनक देखने को मिलेगी, उसकी कल्पना अभी से की जा सकती है। भारतीय सेना और बीआरओ ने दिन रात एक करके जिस तरह से पहाड़ियों को काट कर रास्ता बनाया है, वो किसी करिश्मे से कम नहीं है। अब श्रद्धालु गाड़ियों में बैठकर लिपुलेख तक जा पाएंगे। ये भारत की इंजीनियरिंग और इच्छा शक्ति की जीत है। नेपाल ने जिस विवाद को मुद्दा बनाया था, भारत ने उसी को विकास का रास्ता बना दिया। आज जब पूरी दुनिया की नजरें इस क्षेत्र पर टिकी हैं, तब भारत का ये कदम एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहा है। बीआरओ के जवानों ने -30 डिग्री तापमान में भी काम करना बंद नहीं किया। वहां जो पुल और सुरंगें बनाई गई हैं, वो दुनिया के बेहतरीन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में से एक है। ये रास्ता न केवल मानसरोवर यात्रियों को सुरक्षा देगा, बल्कि आपदा के समय राहत कार्यों में भी बहुत मददगार होगा। भारत ने अपनी सीमा के इस आखिरी छोर तक बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी सुविधाएं भी पहुंचा दी हैं। अब लिपुलेख दर्रा सिर्फ एक बर्फीला रास्ता नहीं, बल्कि एक आधुनिक कॉरिडोर बन चुका है।
अगले कुछ महीनों में जैसे ही यात्रा शुरू होगी, हम देखेंगे कि कैसे नेपाल की सरकार अपनी प्रतिक्रियाएं देती है। लेकिन एक बात तो साफ है, भारत अब पीछे मुड़ने वाला नहीं है। चाहे वो ट्रेड हो या टूरिज्म, भारत अपनी शर्तों पर आगे बढ़ेगा। नेपाल को अगर अपना भविष्य सुरक्षित करना है तो उसे भारत के साथ अपने रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित करना होगा। उसे समझना होगा कि भारत पर निर्भरता उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत हो सकती है, बशर्ते वो अपनी नीयत साफ रखे। लिपुलेख के रास्ते व्यापार शुरू होने से उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को भी बहुत फायदा होगा। वहां होम स्टे, होटल और गाइड की नौकरियां पैदा होंगी। ये पूरा इलाका एक बड़े टूरिज्म हब के रूप में उभरेगा। चीन के साथ व्यापार शुरू होने से भारतीय उत्पादों को तिब्बत के बाजार में पहुंच मिलेगी। ये सब कुछ नेपाल के रास्ते हो सकता था, लेकिन नेपाल ने अपनी बचकानी हरकतों से ये सुनहरा मौका गंवा दिया है। भारत की रणनीतिक जीत। तो दोस्तों, आज की इस बड़ी खबर ने यह साफ कर दिया है कि हिमालय की चोटियों पर अब भारत का दबदबा कायम है। नेपाल के बचकाने दावे और हास्यास्पद टैक्स नीतियां अब उसी के गले की फांस बन गई हैं। भारत की कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 न केवल एक आध्यात्मिक यात्रा होगी, बल्कि ये भारत की कूटनीतिक विजय का भी प्रतीक बनेगी। आपको क्या लगता है? क्या नेपाल को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या बालेंद्र सरकार भारत के साथ फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाएगी या फिर चीन की तरफ ताकती रहेगी, जबकि चीन खुद भारत के साथ व्यापार की तैयारी कर रहा है? भारत ने इस मुद्दे पर जो धैर्य दिखाया है वो उसकी परिपक्वता को दर्शाता है। हमने न तो सीमाएं बंद की, न ही कोई आक्रामक बयान दिया। हमने बस अपना काम किया और दुनिया को दिखा दिया कि जमीन पर किसका कब्जा है। नेपाल के नेता अब टीवी चैनलों पर बैठकर चिल्ला रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उनके पास भारत के इस मास्टर स्ट्रोक का कोई तोड़ नहीं है। चीन ने अपना फायदा देख लिया है और अब वो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। जनता की राय और भविष्य के सवाल। नेपाल की इस पूरी स्थिति पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत ने सही समय पर सही चोट की है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। क्या नेपाल की अर्थव्यवस्था इस झटके को झेल पाएगी? और क्या लिपुलेख पर नेपाल का दावा कभी खत्म होगा? इन सवालों के जवाब हमें आने वाले समय में मिलेंगे। लेकिन एक बात तय है, भारत अब किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। नेपाल के आम नागरिकों से जब बात की जाती है तो वे कहते हैं कि हमें दिल्ली से कोई शिकायत नहीं है, हमें शिकायत काठमांडू से है। ये बयान नेपाल की सरकार के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है। अगर नेपाल ने अपनी विदेश नीति को संतुलित नहीं किया तो वो पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाएगा। भारत ने दिखा दिया है कि नेबरहुड फर्स्ट का मतलब आत्मसमर्पण नहीं है। हम हाथ मिलाना भी जानते हैं और अपनी जमीन की रक्षा करना भी। नया कूटनीतिक जाल और भारत की अगली चाल। भारत और नेपाल के इस तनाव के बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि भारत अब कुछ और भी ऐसे कड़े कदम उठाने की योजना बना रहा है जो नेपाल की पूरी सप्लाई चेन को प्रभावित कर सकते हैं। क्या है वो नया फैसला और कैसे भारत ने एक और पड़ोसी देश को अपनी कूटनीति के जाल में फंसा लिया है? ये सब हम आपको बताएंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि असली सस्पेंस तो अभी बाकी है। क्या नेपाल का अगला कदम उसे पूरी तरह अलग थलग कर देगा? क्या होगा जब पहली बस श्रद्धालुओं को लेकर लिपुलेख पार करेगी? इन सब पर हमारी नजर बनी रहेगी। दोस्तों, अब थोड़ा और गहराई में जाकर समझते हैं कि आखिर काली नदी का ये विवाद इतना पेचीदा क्यों बना दिया गया। 1816 की सुगौली संधि के समय नक्शों की तकनीक इतनी उन्नत नहीं थी। ब्रिटिश अधिकारियों ने काली नदी को सीमा तो मान लिया, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि नदी का मुख्य स्रोत कौन सा है। लिपुलेख दर्रे के पास कई छोटी छोटी धाराएं निकलती हैं। भारत का तर्क है कि मुख्य काली नदी काला पानी के नीचे से शुरू होती है, जबकि नेपाल उन धाराओं को मुख्य नदी बताता है जो लिम्पियाधुरा से आती हैं। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद से ही भारतीय सेना काला पानी में तैनात है। नेपाल ने दशकों तक इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन अचानक 2020 के बाद से नेपाल के सुर क्यों बदल गए? इसके पीछे बीजिंग का हाथ होने की बात हमेशा से कही जाती रही है। चीन चाहता था कि भारत के साथ नेपाल का विवाद बना रहे ताकि वो इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा सके, लेकिन 2026 में आकर चीन ने ही पलटी मार दी। ये नेपाल के लिए सबसे बड़ा बिट्रेयल है। चीन ने नेपाल को इस्तेमाल किया और फिर उसे बीच रास्ते में छोड़ दिया। पिथौरागढ़ से लिपुलेख तक की 80 किलोमीटर की सड़क सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये विकास की लाइफलाइन है। इस सड़क के बनने से कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो पहले हफ्तों में पूरी होती थी,
अब सिर्फ 1 हफ्ते में हो जाएगी। भारत ने इस प्रोजेक्ट में अत्याधुनिक मशीनों और हजारों मजदूरों की मेहनत लगाई है। नेपाल के दावे के बावजूद भारत ने कभी भी काम नहीं रोका। 2026 की घोषणा के साथ ही लिपुलेख के पास एक बड़ा टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर और हॉस्पिटल भी बनाने की योजना है। भारत अब वेट एंड वॉच की स्थिति में है। हमने अपना दांव चल दिया है। अब देखना यह है कि नेपाल अपनी बर्बादी को रोकने के लिए क्या करता है। क्या वो फिर से भारत के पास आएगा या फिर किसी और तीसरे देश की मदद मांगेगा? लेकिन याद रहे, हिमालय की गोद में भारत ही सबसे बड़ा रक्षक है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय तक ये खबर पहुंचे कि कैसे हमारा देश अपनी सीमाओं और आस्था की रक्षा कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।